हैं कि हमने इब्न सफ़ी से लिखना सीखा? मैं खुद एक ऐसे इलाके से हूँ जहाँ उर्दू नहीं बोली जाती, यहाँ लोग उर्दू नहीं समझते। मैंने सारी उर्दू बोलना पढ़ना सब इब्न सफ़ी से सीखा है। जो कुछ मैं अब भी बोल रहा हूँ वो सब इब्न सफ़ी से सीखा है। देखिए, आपने इब्न सफ़ी से ज़बान सीखी है, जाहिर है इसके आगे इब्न सफ़ी आपको कुछ नहीं सिखा सकते। और वो पढ़ने वाले ऐसे भी होते हैं कि इब्न सफ़ी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल। असल चीज़ कहने वाले के पास कुछ है, ऐसा कुछ है जो ज़िंदगी का वो पहलू कारी को दिखा दे जो इससे पहले कारी की फिक्र की गिरफ्त में नहीं आया था। इसमें मेहनत दरकार है। यानी एक ही कहानी लाजवंती लिखी जा सकती है, एक ही कहानी लिखी जा सकती है, लेकिन बेदी साहब का अफसाना और यह है कि भाई दो हिंदुओं को मारा है तो दो मुसलमानों को भी मारते हैं कि अपने अफसाने में। जी जो एक फार्मूला है जी। इस फार्मूले के साथ तो एक से ज़ायद कहानियाँ लिखी जा सकती हैं। दोनों में फ़र्क यही है। और मैंने कुछ देर पहले जो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हमारे हाई लिटरेचर लिखने वालों की अपनी कुछ मजबूरियाँ रहीं, जिसकी वजह से उन्होंने झड़ी लगा दी अपने फनपारों की, और वो देखते देखते पॉपुलर लिटरेचर के दायरे में उनकी कई चीज़ें चली गई हैं जी। तो खलते मबस की बात होती है। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि कृष्णचंद्र ने 300 अफसाने लिखे हैं, 350 अफसाने, कोई फ़ख्र की बात नहीं है जी। वो लिखते थे क्योंकि, और वही वजह है जो प्रेमचंद की है, जो कृष्णचंद्र की है और जो मंटो की है। यहाँ अफसाना लिखा है, पहले पैसा हमें दीजिए, और जिस तो पॉपुलर लिखना ही पड़ेगा उनको। जी। एक दो बातें और मेरे जहन में हैं। ये जब एक मिनट रुकिएगा। ये हाई लो लिटरेचर की जो आपने बात कही, मैं पहले उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दूं। एक तो पुराना शब्द है देशी और मार्गी। देशी मार्गी यानी जो जिसको आप लो लिटरेचर कह रहे हैं, ये यूरोप से आया है। ये जो आइडिया है हाई लिटरेचर लो, क्योंकि यूरोप एक कॉन्कर्ड स्पेस है। यूरोप को पूरा का पूरा जीता गया था, भारत ऐसा कभी नहीं हुआ। तो एक तो यहाँ जिसको हम लो लिटरेचर कह रहे हैं, मेरे को समझ भी नहीं आता ये शब्द, वैसे आप क्षमा करें, मैं ज्ञानी भी नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर नहीं, मैं तो मेडिसिन का प्रोफेसर तो दूसरा ये कि जिसको हम लो लिटरेचर आप कह रहे हैं उसको देशी कहते थे, और देशी होता था रेपिटेटिव, उसमें दोहराव होता है। तो जैसे लोक कहानियाँ हैं, लोकगीत हैं, आज भी हैं हमारे यहाँ, सौभाग्य से पूरे देश में गाई जाती हैं, वो ख़त्म हो रही हैं। तो उसमें रेपिटिशन होता है जी। उस दोहराव के कारण लोग अपने को एक गांव के सदस्य के रूप में पहचानते हैं, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग उससे पैदा होता है। और जो जिसको आप हाई लिटरेचर कह रहे हैं उसको मार्गी कहा जाता था। मार्गी यानी इन्वेंटिव। ये शब्द आया है मार्ग से, मृगया से। मृगया यानी शिकार खेलना। जब आप शिकार खेलते हैं तो आपको हमेशा नए तरह से शिकार खेलना पड़ता है, और शिकार को भी नए रास्ते से भागना पड़ता है। तो सवाल ये है, जो भी दुनिया में साहित्य या कलाएं हैं जो इन्वेंटिव हैं, जो अपने होने के लिए नए रास्ते चुनती हैं, जो ये सवाल अपने भीतर परफॉर्म करती हैं कि साहित्य क्या है, वो साहित्य हम उसको मार्गी कहते हैं, हाई लिटरेचर कहते हैं। आप जो हाई कहते हैं, मैं नहीं कहूँगा हाई, तो उसमें नए रास्ते खोजते हैं आप अपने होने के लिए। इस साहित्य का जो खास बात है वो ये है कि चूंकि इसने अपने होने के लिए नया रास्ता चुना, तो उसको पढ़ते ही लोग ये सवाल मन में उठता है उनके कि क्या ये साहित्य है जी। अगर ये सवाल एक नई किताब, एक नए शायर की शायरी पढ़ते समय या एक नए नॉवलिस्ट के नॉवल को पढ़ते समय ना उठे पाठक के मन में, तो आप सच मानिए कि ये उपन्यास किसी पुराने उपन्यासों के असर में लिखा गया है। असली बात यह है कि वो एक ऐसे तरह से लिखता है या लिखती है कि आपके मन में ये सवाल उठता है कि क्या ये उपन्यास है। इसके चलते उसको सवाल पूछना आता है। तो
वो हमेशा सवाल ये पूछता है कि क्या ये जो आप कर रहे हैं वो राजनीति है, क्या जो आप ये कर रहे हैं ये उचित है या नहीं है। ये मार्गी साहित्य, उसका कोई भी विषय हो, आपके मन में सवाल पैदा करने का, आपके मन में सवाल उठाता है और आप अपने एग्जिस्टेंस के बारे में, अपने ज़िंदगी के अन्य सवालों के, अन्य जो मसले हैं आप जी रहे हैं उनके बारे में सवाल पूछना शुरू करते हैं। और जो देशी लिटरेचर है वो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी पैदा करता है, जिसको आप लो लिटरेचर या आप कह रहे हैं पॉपुलर लिटरेचर होता है, वो ऊपर से तैयार करके आरोपित किया जाता है। हमारे यहाँ देश में जो पॉपुलिस्ट लिटरेचर है या सिनेमा है, उसने हमारी तमाम फोक कलाओं को, लोक देशी कलाओं को डिस्प्लेस कर दिया। और ये आपको पता है कि पॉपुलिस्ट लिटरेचर या सिनेमा या जो भी फॉर्म्स हैं वो ऊपर से आरोपित होते हैं। वो 4 लोग 20 लोग आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने तैयार करते हैं, और इसलिए वो उसको लिटरेचर कहना ही गलत है। पहला तो बस एक बात और आपसे कहूँ कि क्या आपको लगता है, माफ़ कीजिएगा, क्या आपको लगता है कि ये जो कैनोनाइजेशन है, जो इस्तेनाद साजी हुई एक ज़माने तक, हमारे यहाँ भी मीर के सिलसिले में, गालिब के सिलसिले में 100 बातें थी, फारूकी साहब ने गुफ्तगू की और तकरीबन तय कर दिया कि मीर खुदाए सुखन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये हाई लिटरेचर और लो लिटरेचर की जो बहस है, आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास लफ्ज़ यही हैं, तो मैं यही कहूँगा इस वक्त। तो जाहिर है कि ये जो हाई लिटरेचर और लो लिटरेचर की बहस है, क्या इसमें कैनोनाइजेशन का भी कोई कसूर है? ऐसा है, देखिए, अगर आदमी है तो वो कैनन बना के रहेगा। सवाल ये है कि आप उस कैनन को देखते कैसे हैं। या तो आप उस कैनन को फाइनल और अल्टीमेट मान लीजिए, या ये मानिए कि वो बदलते रहेंगे। अगर वो बदलते न रहते तो फारूकी साहब गालिब के ऊपर मीर को न रख पाते। ऑब्वियसली उन्होंने कैनन्स को उतना सख्त नहीं माना जितना आपके सवाल में लग रहा है। हाँ, वो जाहिर है कि उसके लिए कोई फारूकी चाहिए, ये तो हम जैसे लोगों का काम भी नहीं है। अब बस मैं अर्ज करूँ जी भाई, उद्दैन साहब चोट अच्छी रही लेकिन मज़े की बात यह है कि आपने 2 टर्म्स इस्तेमाल किए संस्कृत के, वैसे बाकी जो हैं, बाकी जो बातें जो रहीं वो तकरीबन एक ही रहीं। हाई लिटरेचर, एक तो हाई लिटरेचर के बारे में है, ये वेस्ट कंसेप्ट है, वेस्टर्न कंसेप्ट है जो हमारे यहाँ आया है। हमारा आजकल लिटरेचर भी वेस्टर्न वहीं से आया हुआ है। जो हमारा अपना क्लासिक सरमाया है वो हमारा है, उसके बारे में वो जो आप मार्गी और दूसरा कह रहे हैं उसका इतलाक उस पर कीजिए। लेकिन इस वक्त जो लिटरेचर जिसकी बात हम कर रहे हैं, अगर हम मंत्रों की बात कर रहे हैं, कृष्णचंद्र की कर रहे हैं, तो फिर हमको उन्हीं अल्फाज में बात करनी होगी। जाहिर है। इसीलिए मैंने माजरत के साथ कहा कि मजबूरी बस ये है कि हम वो एक लफ्ज़ न कहें तो हमें कई लफ्ज़ कहने पड़ेंगे, बल्कि मुमकिन है कि कोई एक पूरा पैराग्राफ हमें कहना पड़े। तो ये एक मजबूरी है कि लफ्ज़ वही मौजूद है, ज़ुबान तो हमें मजबूर करती है। माफ़ कीजिएगा, वो 1-2 बातें बस, और क्योंकि मुझसे कहा गया है कि 4:25 तक मैं ये बातें कर सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तकरीबन 5 मिनट हमारे पास है, तो बस वो बुनियादी सवाल जो ये मौजू है आज की गुफ्तगू का, तो अरस्तू के ज़माने से वैसे चली आ रही है कि थारसिस और तथीर नफ्स की हमारे यहाँ बात होती रही। फिर सर ने अभी मैथ्यू आर्नोल्ड का जिक्र किया, जिन्होंने कहा था कि एक ज़माना आएगा या मॉडर्न ज़माने में अदब पोइट्री को और फिलॉसफी को ये रिप्लेस कर देगा, ये पोइट्री ही एक नया मज़हब बन जाएगा। एक दुश्वारी ये भी है कि जिस चीज़ को हम रिप्लेस करते हैं वही चीज़ हम खुद बन जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है, मज़हब तो मुझे नहीं लगता दुनिया में जिस तरह से एक सतह पे मज़हब का ज़ोर हुआ है सारी दुनिया में, तो मज़हब को अदब रिप्लेस कर पाया है। आप क्या कहते हैं कि शायरी के सिलसिले में या अदब के सिलसिले में जो बातें कही गई हैं, अदब क्या कर रहा है तमाम चीज़ों की मौजूदगी में, अदब का रेलेवेंस क्या है, जवाज़ क्या है? आपने वो सवाल आखिरी में पूछा जिसकी अकेले सवाल जिसके बारे में मैंने थोड़ा सोचा था आने से पहले। तो ऐसा है, मेरा ऐसा ख्याल है कि हम सबको, ऐसा एक भी आदमी इस कायनात में नहीं है जो यूनिक ना हो।
जो सिंगुलैरिटी, जो अपने में अकेला ना हो, अपनी तरह का ना हो, ऐसा एक भी आदमी नहीं, ऐसा एक भी आदमी, औरत, पेड़, पक्षी, गिलहरी, कुछ नहीं। प्रकृति में एक सी दो जीव बनाने की, प्राणी बनाने की सामर्थ्य नहीं। इसका फल ये है कि हमको प्रकृति से मिला हुआ उपहार ये है कि हम सब यूनिक हैं। हम इसको पहचाने न पहचाने, हम अपनी यूनिकनेस का सरेंडर कर दे किसी के आगे या न करें। अकेला साहित्य ऐसी चीज है, विज्ञान नहीं है, आपके पास वक्त होता तो मैं बताता क्यों नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, दर्शन नहीं है, केवल साहित्य और कलाएं ऐसी चीज हैं जो मनुष्य को उसके अपने अद्वितीय होने का बोध कराती है। ऐसी एक चीज नहीं है दुनिया में अलावा साहित्य के, उसको आप पढ़ें न पढ़ें, आप ये कहें कि साहब ऐसा लेखक बोल रहा है, आपको पढ़ते ही कौन है, मान लूंगा। आप कहें साहब कितने कम लोगों को, कितने कम लोग पढ़ते हैं, ये भी मान लूंगा। लेकिन मैं ये फिर से कहूँगा कि जिस जमाने में एक तरफ से सरकारें और दूसरी तरफ से कॉरपोरेट्स अपनी तपनी युक्तियां लगा के आपकी अद्वितीयता को, आपकी यूनिकनेस को चोरी करने में लगी हैं, उस जमाने में केवल एक चीज है, अदब, जो आपको आपके यूनिक होने का एहसास कराता है। और ये बड़ा एहसास है। क्यों? क्योंकि इस एहसास में आप, इस एहसास का एक जो आयाम है, एक डायमेंशन है, वो एथिक्स है। हर आदमी थोड़ा सा अलग एथिक्स लेके पैदा हुआ है और सरकारें एवरेज एथिक्स पे काम करती हैं। तो आप जब अपना यूनिक एथिक्स आपके दिमाग में आएगा तो आप प्रश्न उठाएंगे। आप ख्याल रखिए कि प्रश्न उठाने के लिए आपको राजनीतिक कविता या उपन्यास लिखना जरूरी नहीं है। उपन्यास मात्र, वो भले बिल्कुल प्रेम पे लिखा गया हो, और प्रेम पे लिखना कोई आसान नहीं, बहुत कठिन है, मैंने लिखा है। मैं जिंदगी भर से प्रेम पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप किसी चीज पे हो, लेकिन वो आपका एक सेंस ऑफ यूनिक जो आपके अंदर है उसको जगाता है। और सेंस ऑफ यूनिक का मतलब है कि आपकी यूनिक सेंस ऑफ एथिक्स, आपकी नैतिकता, जो यूनिक नैतिकता है उसको जगाता है, और आप प्रश्नांकित करते हैं समाज की एवरेज एथिक्स को। जब आप ये करते हैं तो इसमें आप मदद करते हैं उस एवरेज एथिक्स की, उसको बदलना पड़ता है। इसीलिए जितने दुनिया में तानाशाह हुए वो हमेशा साहित्य से डरते रहे। स्टालिन के भाई अन्ना अखमातोवा ने तो राजनीतिक कविताएं बहुत नहीं लिखी, फिर उनसे क्या तकलीफ थी स्टालिन साहब को? क्योंकि वो सबको एक कम्युनिस्ट इंजन का कलपुर्जे की तरह बरत रहे थे, और अन्ना अखमातोवा के रीडर्स ये कह रहे थे कि हम अपने में भी कुछ हैं, ये अपने में भी हम कुछ हैं, हमारा भी अपना देखना है, हमारा भी अपना सुनना है। इस बात का एहसास अलावा साहित्य और कलाओं की कोई नहीं करा सकता। ये किसी में सामर्थ्य नहीं। भाई बहुत अच्छी बात नहीं कही, और बड़ी हद तक मैं भी खुद को आपसे मुत्तफिक पाता हूँ। एक पहलू है, एक नुक्ता है जिसकी तरफ हमें ख़ास तवज्जो करने की ज़रूरत है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, यस, मैन इज़ ऑल्सो अ पॉलिटिकल एनिमल। कोई ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी नहीं है जिसकी पॉलिटिक्स ना हो। आप ऑप्शन चुन रहे हैं, वहाँ भी पॉलिटिक्स है। और लिटरेचर जो है ये दो-धारी तलवार है। सियासत उसे कैसे और कब इस्तेमाल करेगी ये आप नहीं कह सकते, और वो नामालूम तौर पर, क्योंकि वो एंटरटेन करता है, तो नामालूम तौर पर अपनी आइडियोलॉजी आपके अंदर उतारता रहेगा।
और एक आध चॉम्स्की मिलेगा या हमारे उद्दयन साहब मिलेंगे, बताएंगे देखो ये आपको बेवकूफ बना रहा है। तो ये अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है, इजराइल के एक फिल्म क्रिटिक ने जो कुछ किया है, लपेट एग्जाम्पल है उसका। जी जी जी, जाहिर है कि आपकी बात से कई बातें पैदा हो रही हैं, और जब ये मौजू मुझे बताया गया था और वक्त बताया गया था तो उसी वक्त लगा था कि ये वक्त इस मौजू के लिए तो कम से कम काफ़ी नहीं है। और मैं इस बात के लिए भी शर्मिंदा हूँ कि जिस तरह मैं आप दोनों का तारुफ कराना चाहता था, अच्छी बात यह है कि आप दोनों को लोग पहले से जानते हैं और आपकी चीज़ें मुझसे ज़्यादा वो पढ़ चुके हैं। ये वक्त है कि इस गुफ्तगू का अब खात्मा होता है। बाकी सामीन में से जो लोग चाहें, ये आपका वक्त है, आप चाहें तो ये दोनों हजरात यहाँ बैठे हैं, आप इनसे कुछ पूछ सकते हैं, कोई बात आपके जहन में हो। सर, आपने जो कहा लो लिटरेचर और हाई लिटरेचर, मतलब ये शब्द कुछ ठीक से नहीं लगते। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक हाई लिटरेचर की जब रचना होती है तो शायद बहुत सारे लो लिटरेचरों को पढ़ने के बाद एक हाई लिटरेचर की रचना होती है। तो ये कह सकते हैं कि शायद एक हेल्पिंग लिटरेचर आप कह सकते हैं, पर लो या हाई नॉट नेसेसरीली। एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपकी बात से मुझे एक बात माफ़ कीजिएगा सर याद आ गई। ये मजनू ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये बड़ा वाला शायर क्या होता है, ये बड़ा शायर वो होता है जो बहुत सारे छोटे शायरों को पढ़ता है। ये एक बात। लेकिन वहाँ मजलू साहब शायरों की बात कर रहे हैं, मुताशायरों की बात नहीं कर रहे हैं। लो लिटरेचर मुताशायरों का होता है। तो बेटे आप जो कह रहे हैं इट इज नॉट दैट केस। नहीं सर, मैं कह रही हूँ टर्म्स कुछ अलग होने चाहिए। लो और हाई सुनने में बहुत थोड़ा अजीब लगता है। टर्म्स आप बनाइए, आप जो समझेंगे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उन्हें फिर बनाने के बाद आम भी करना होगा, नहीं तो ये लो और हाई, जैसे हम में से कितनों ने लो और हाई सुना है तो आज वो लो और हाई अपने दिमाग में लेके चले अब देखिए इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। कई चीज़ें हैं जो आदमी को उस तरह समझ में नहीं आती, या हम आपको समझाने में नाकाम रहे। नहीं सर, ऐसा नहीं सर। नहीं तो हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं नहीं सर, है। दो आइडियोलॉजीज होती है तो कन्फ्लिक्ट भी होता है सर, तो देखिए, उसमें हम एक कंक्लूजन अभी निकालना चाह रहे हैं। हम दोनों ने ये बात कही, इन्होंने बहुत बेहतर ढंग से कही है। लिटरेचर दो किस्म का होगा, एक में रिपीटेशन होगा, जैसे पार्टीशन पर कृष्णचंद्र की कहानियाँ। एक में रिपीटेशन नहीं होगा, जैसे लाजवंती बेदी साहब की, वो एक कहानी लिखी है उन्होंने, वो हाई लिटरेचर में जा रही है क्योंकि वो एक बसीरत फराहम कर रही है। ज़िंदगी के ताल्लुक से जो समझ कारी की उस वक्त तक है, उसमें एक नया पहलू उसको सुझा रही है। इब्ने सफ़ी को और प्रेमचंद की प्रेमचंद्र की उस तरह की कहानियों को पढ़िए, ज़िंदगी की कोई समझ नहीं आती, सोचने पर मजबूर नहीं करती। इट इज़ प्योर 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 एंटरटेनमेंट। और जिसे आप कहना चाहिए कि रीडेबिलिटी जो है और तफरी का पहलू, वो पॉपुलर लिटरेचर में होगा। अगर वो ना हो तो वो हज़ारों के तादाद में बिकेगा नहीं। लेकिन बेदी की लाजवंती कितना बिकेगी और कितनों ने पढ़ा है और कितनों ने याद रखा है। तो उसे हाई कह रहे हैं, इसको लो कह रहे हैं। आपके लिए ये दो कंसेप्ट तो क्लियर हैं आपके पास, नाम पर आपको एतराज़ है, लेकिन ये एतराज़ इसलिए भी इसको समझना चाहिए कि ये कंसेप्ट हमारे पास वेस्ट से आए हैं। हमने अफसाना वेस्ट से सीखा है, शॉर्ट स्टोरी हमारी वेस्ट से आई है, पूरा जो नॉवेल वेस्ट से आया हुआ है, आज़ाद नज़्म वेस्ट से आई हुई है। तो जब आप सब चीज़ें वहाँ से ले रहे हैं तो उनकी क्रिटिसिज्म के पैमाने भी हमको वेस्ट ही से लेने पड़ रहे हैं। आज की क्लासिकल लिटरेचर पर आज की समझ आप उतना नहीं इस्तेमाल कर सकते जितना उनका अपना एक क्रिटिसिज्म का पूरा सिस्टम था। और आज का जो हमारा रियलिज्म इसमें जिस तरह है,
तो रियलिज्म वाले लिटरेचर की क्रिटिसिज्म और तनकीद और तफहीम वेस्ट ही के पैमाने पे करनी होती, क्योंकि ये कंसेप्ट वहाँ से आया हुआ है। तो सर हम भी तो अपना कुछ नया इजाद कर सकते हैं, और हो सकता है जरूर कि कर वेस्ट सकते हमसे हैं, अडॉप्ट करे। जरूर कर सकते हैं, कीजिए। आप दो टर्म्स हम जो हमने वहाँ से लिए हैं, जो टर्म्स हमने वहाँ से लिए हैं, उनके जवाब में आप 2 टर्म इंट्रोड्यूस कर दीजिए। वो बस दुश्वारी बस ये है कि हम फिर भी बाइनरीज ही में बात कर रहे होंगे। दुनिया का सेंस हम इसी तरह पैदा करते हैं, ये हमारी मजबूरी है, ज़ुबान हमारे पास है। आप जी बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए, और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बहुत बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू फरमाई और हमारे इल्म में इजाफ़ा की। मेरा सवाल ये है कि जो आपने इब्न सफ़ी की बात करी, और मैं और लोगों की भी बात करूंगा, जिन लोगों ने भी ये लिटरेचर लिखा है, जिनके बारे में ये कहा गया हमेशा कि ये पॉपुलर लिटरेचर है, लेकिन अगर हम उसे आज के दौर में पढ़ें और आज की ज़बान जो हमारी जिस पाए पे पहुंच गई है कि शीम काफ भी दुरुस्त नहीं है लोगों के, उस हिसाब से मेरा नज़रिया हो सकता है, मैं कोई इस लायक नहीं कि कोई नज़रिया पेश करूं, लेकिन फिर भी जो मैं सोचता हूं कि वो आज इब्न सफ़ी हो या जो भी हो, इब्न इंशा हो, या इब्न इंशा को खैर पॉपुलर लिटरेचर नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी वो बहुत पॉपुलर थे, तो उनको अगर आज देखा जाए तो वही लोग जिसे आप हाई कह रहे हैं, मैं उसे कहूँगा मयारी अदब, तो मयारी अदब पे वो मेरे हिसाब से उतरते। इस पे आपकी क्या राय है, मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, इस पर हमने अपनी बात तो कह दी है। आपके नज़दीक वो मयारी अदब की तारीफ पर पूरा उतर रहा है। यू हैव योर ओन डेफिनेशन, आपकी अपनी डेफिनेशन है, उस पर वो पूरा उतरेगा, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। हमारे नज़दीक जो पॉपुलर लिटरेचर और हाई लिटरेचर हम जिसे कह रहे हैं, कोट अनकोट जो है, वो जो है हमने बता दिया आपको। आप जो कह रहे हैं मैं थोड़ा सा उस पर कहूँ, जो पॉपुलर साहित्य होता है, लिटरेचर होता है, वो लिटरेचर ऑफ एग्रीमेंट होता है, स्वीकृति का होता है। उसको पढ़ के आपको लगता है हाँ ऐसे ही तो है। ज़्यादातर जिसको आप पॉपुलर कह रहे हैं, वो ज़्यादातर उसका हिस्सा, मतलब बड़ा हिस्सा उसका, वो ये होता है कि जो आप कह रहे हैं उसके बारे में एक्सेप्टेंस होता है, स्वीकृति होती है। और जिसको आप हाई लिटरेचर, मैं मार्गी साहित्य कह रहा हूँ, और इसमें कोई गुरेज करने वाली बात नहीं है, बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, इसका मतलब इन्वेंटिव है, अंग्रेजी में कहीं इन्वेंटिव है। तो उसमें क्या होता है, उसमें स्वीकृति को आप प्रश्नांकित करते हैं, यू क्वेश्चन द एग्रीएबिलिटी। आप एक ऐसी चीज़ बताते हैं, आप किताब पढ़ते हुए एक ऐसी चीज़ दिखा देते हैं जिसके बारे में वो चकित हो जाता है और उसको लगता है अच्छा ऐसा भी था, और पहले मर्तबा वो उसको स्वीकार नहीं कर पाता पढ़ने वाला। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, और मैं बहुत सारे ऐसे लेखक जो एक किस्म से एग्रीएबल लिटरेचर लिखते हैं, जो बहुत ज़्यादा संप्रेषण पर ध्यान देते हैं, बहुत सारा कि भाई हमारा साहित्य कम्युनिकेट नहीं होगा, फलाना, ये सारी बहस चलाते हैं, वो ज़्यादातर एग्रीएबिलिटी का साहित्य है, यानी आप उसको स्वीकार कहलाना चाह रहे हैं। जबकि जो मार्गी साहित्य होता है, जो इन्वेंटिव लिटरेचर होता है, वो साहित्य आपको प्रश्न उठाता है, आप पे, आपके देखने, आपके नज़रिए को तार करता है, आपको चोट पहुंचाता है। साहित्य से बड़ा नॉन वायलेंट वायलेंस कुछ नहीं है। सर सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार